हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में एडियाबैटिक प्रोसेस की ऐसी की तैसी करेंगे। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जो फिजिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हो और बच्चे जो उसी को एडियाबैटिक प्रोसेस मान के चलते हैं कि पीवी की पावर गामा ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो समझेंगे कि वो एग्जैक्टली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था। प्लीज, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं और आप बोल सकते हो कि अलग अलग जो भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं उनके ये फेवरेट प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और आज का जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी तो क्या बात करें, मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम का ये फेवरेट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ पूछे ना पूछे, अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे क्वेश्चन आना है तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन एडियाबैटिक प्रोसेस से होगा। इजी है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली आपको मतलब ऐसा है कि बहुत सजग रहना, अवेक रहना, अवेयर रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा विद थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चलिए बेटा पढ़ते हैं आज एडियाबैटिक प्रोसेस। कलर ये सही रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे ही मैं बोलूं एडियाबैटिक प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अब जब बच्चों से पूछते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है तो बच्चे पूछते हैं कि बोलते हैं कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो कि सही नहीं है। पीवी की पावर गामा को एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है तो आप बोलोगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसका मतलब है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द वैल्यू ऑफ क्यू और डी क्यू इज जीरो। राइट, क्यू या डी क्यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो का मतलब है देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है बच्चों, सो ऑब्वियसली अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो गई थी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर डी क्यू ही जीरो हो जाए इसका यह मतलब हो जाता है कि डी यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? डी डब्ल्यू के बराबर होगी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर होगी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझना है। इसका ये सिर्फ मैथमेटिकली तो करेक्ट है ही है बेटा, ये तो बिल्कुल सही है कि ये मैथमेटिकली एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसको समझना भी तो है। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब जो भी वर्क इन्वॉल्व होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो भी वर्क किया जाएगा सिस्टम के द्वारा वो किसके कॉस्ट पे होगा? इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे। जो भी वर्क सिस्टम पर कोई करेगा सो वो वर्क या वो एनर्जी कहां स्टोर होगी? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हीट एक्सचेंज को आपने जीरो कर दिया है। सो अब जो भी वर्क है वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। अब यहां से जैसा हम लोग हर प्रोसेस में कर रहे हैं कि प्रोसेस को या तो रिवर्सिबल तरीके से कर सकते हो या इरिवर्सिबल तरीके से कर सकते हो। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्या क्या चीजें अप्लाई करेंगी, और अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्या क्या चीजें अप्लाई नहीं करेंगी, ये हमें समझना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस जो बहुत स्लोली हो रहा हो। अभी जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है आप कैसे समझोगे? एक प्रोसेस जो बहुत 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 धीमे होता है, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, अभी क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो है। क्यू की वैल्यू कितनी बच्चे? जीरो है। या डी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा? जीरो है। ठीक है, अब डी क्यू जीरो है तो वो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू तो अप्लाई कर ही रहा है, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू तो अप्लाई कर ही रहा है। लेट अस कंसीडर आइडियल गैस एज आवर सिस्टम। ठीक है, आइडियल गैस को मान लेते हैं अपने सिस्टम में। सो लेट आवर सिस्टम बी आइडियल गैस। हमारा सिस्टम क्या है?
आइडियल गैस है। ठीक है बेटा, अब इसका यह मतलब है कि आगे जो भी रिजल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस और आइडियल गैस के लिए अप्लाई होगा। क्या है, चलिए बेसिक पे आ जाते हैं, जो कि हमेशा अप्लाई करता है। डी की वैल्यू किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब ध्यान से देखना कि क्या क्या चीजें हम लोग डेराइव कर रहे हैं बेटा। ये डेरिवेशन या आप बोल सकते हो ये जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस आर इंपॉर्टेंट, और हमें यह भी समझना है कि वो रिजल्ट्स कब अप्लाई नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। वो तभी समझ में आएगा जब ये डेरिवेशन प्रॉपरली आप देखोगे, ये डेरिवेशन प्रॉपरली देखोगे तभी बेटा समझ में आएगा कि वो रिजल्ट्स क्यों और कब अप्लाई करने। सो du इज इक्वल टू डी। अब आपको मालूम है कि आइडियल गैस का जो du है दैट इज ऑलवेज व्हाट, NCVM dt, राइट। और dw की वैल्यू होती है -P एक्सटर्नल इंटू dv। अब चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है सो मैं P एक्सटर्नल को लिखूंगा P मतलब सिस्टम के प्रेशर के बराबर, सो दिस इज -P dv, राइट। सो NCVM dt इज इक्वल टू -P dv। CVM की वैल्यू आपको मालूम है बच्चों, आइडियल गैस के लिए CVM की वैल्यू होती है R अपॉन गामा -1। ये आपको याद है बहुत अच्छे से, CVM की वैल्यू होती है R अपॉन गामा -1, तो ये हो जाएगा NR अपॉन गामा -1 इंटू dt इज इक्वल टू, दिस इज NCVM dt इज इक्वल टू, अच्छा आइडियल गैस का प्रेशर क्या लिख सकते हो बच्चे, nRT अपॉन V। आइडियल गैस का P क्या होगा, nRT अपॉन V। PV इज इक्वल टू nRT, से P को लिखेंगे nRT अपॉन V, सो दिस इज माइनस nRT अपॉन V एंड dV, राइट, दिस इज dV, राइट। अब nr तो कैंसिल हो रहा है बच्चे, कैंसिल कर दिया हमने। ये dt अपॉन गामा -1 है और ये t है, तो एक काम करते हैं t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस गामा -1, दिस इज गामा, ओके, और dv अपॉन v हो गया ये बेटा, dv अपॉन v हो गया। dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस गामा -1 dv अपॉन v। अब हमें इंटीग्रेट करना है, इस इक्वेशन को लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे और इसको चलते हैं इंटीग्रेट करने। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस गामा -1 dv अपॉन v। नेक्स्ट पेज प्लीज, राइट। सो हमने लिखा था dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस गामा -1 dv अपॉन v। इंटीग्रेट करते हैं, जब वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1 था, जब वॉल्यूम V2 है तो टेम्परेचर मान लीजिए T2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 है तो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गया V2 हो गया तो टेम्परेचर हो गया T2, टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, dt अपॉन t नेचुरल लॉग t, सो दिस विल बी नेचुरल लॉग t ln t2 माइनस ln t1, सो दिस विल बी नेचुरल लॉग t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस गामा -1 एंड dv अपॉन v इज ln v2 अपॉन v1। एक काम करते हैं, इस माइनस को उधर ले जाओ, इस माइनस को लॉग के अंदर ले जाओगे तो यहां पावर -1 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसी स्टेप में, क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू, एक काम करो इस माइनस को उधर ले जाओ, सो दिस विल बी गामा -1 ln, और ये माइनस, इस माइनस को उधर ले जाओ, आप समझ रहे हो लॉग खेल रहे हैं थोड़ा सा, इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2, इस गामा -1 को भी ऊपर ले जाओ। सो अगली इक्वेशन वहां से मैं इधर आगे लिख रहा हूं बेटा, वहां से मैं आगे इधर लिख रहा हूं, अगली इक्वेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ln t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू ln v1 अपॉन v2 की पावर गामा -1, और अब चूंकि नेचुरल लॉग है, अंदर वाली चीजें इक्वेट कर सकते हैं। जब आप अंदर वाली चीज इक्वेट करोगे तो क्या शानदार चीज मिलेगी आपको, देखिए आपको मिलेगा t1 v1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा -1। सुन रखा है आपने एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन बच्चों ने जरूर ये रिलेशन पढ़ा होगा, t1 v1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा -1 पढ़ा है। लेकिन हाँ, ये रिलेशन अब आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ा तो है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बेटा, सुना है, जरूर सुन रखा होगा, लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रिलेशन हमने डिराइव किया आइडियल गैस के लिए, पहली बात आइडियल गैस के लिए, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आइडियल गैस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कहां अप्लाई होगा या कहां अप्लाई नहीं होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सो दिस इज T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। अब एक काम करो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सो दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज TV की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इसको। सो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, TV की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और क्योंकि आइडियल गैस के लिए अप्लाई किया है, PV इज इक्वल टू NRT भी वैलिड है, तो एक काम कर सकते हो, आप TV को PV बाई NR लिखो, आप यहां T को PV बाई NR लिखो, टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, PV बाई NR। जब आप टेम्परेचर को यहां PV बाई NR लिखोगे, सो आप NR जो कि कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दोगे, तो एक और रिलेशन आ जाता है, द वेरी फेमस PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने क्या कहा सुन लो, हमने कहा T को लिखोगे PV बाई NR, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप ये सब कर रहे हो। तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, द वेरी फेमस PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो बच्चे, नादान बच्चे यही बोलते हैं कि PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस है। नहीं है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस ये तो तब है आइडियल गैस के लिए, वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो पूरी बात सही नहीं है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वो भी आइडियल गैस के लिए ये चीज वैलिड है। एक काम और कर सकते हैं बेटा, हम ये भी कर सकते हैं कि P को हम T और P के टर्म्स में लिखते हैं, V को, सॉरी मैं V को एलिमिनेट कर सकता हूं। देखो आप PV इज इक्वल टू NRT से V को लिख सकते हो NRT अपॉन P, NRT अपॉन P। सो आपको एक और रिलेशन मिल जाता है, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बेटा ये तीन रिलेशन मैंने लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे होंगे। लेकिन मैं अब सबसे जरूरी बात लिख रहा हूं, क्योंकि ये रिलेशंस तो हमने याद रखे हैं, हमेशा से याद रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दीज आर वैलिड फॉर आइडियल गैस in reversible adiabatic process। ध्यान रखिएगा बेटा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कब कौन सा रिलेशन अप्लाई करना है और कब कौन सा रिलेशन अप्लाई नहीं करना है। सो दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। ठीक है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने देखा है बच्चों को बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हुए, जो बड़े कंपटीशन से, मैंने जैसे पहले भी बोला था बेटा, जेई है, ओलंपियाड्स हैं, खासकर एडवांस, वो ऐसी जगह पे स्ट्राइक करते हैं जो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ना ना ना, मुश्किल पे स्ट्राइक नहीं करते, बहुत बेसिक पे स्ट्राइक करते हैं। और दिक्कत यह है कि हमें बेसिक नहीं मालूम होता, हमें बेसिक नहीं मालूम है, जिसके कारण हम गलतियां करते हैं। हमें लगता है कि बहुत टफ है, नहीं टफ नहीं आता है, बस बेसिक पे स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चे ने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन उसका बेसिक गायब है। ठीक है, ये तो हमने बात की रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। अगर मैं इसको शो करूं एक PV ग्राफ पे, तो आपको मालूम है कि PV ग्राफ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर P वर्सेस V पे मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, अगर मैं इस ग्राफ को रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब PV की पावर गामा को प्लॉट करूं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को प्लॉट करूं, इस कर्व को, इस प्रोसेस को प्लॉट करो बच्चे, तो इस प्रोसेस को प्लॉट करने पे ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, P वर्सेस V का फॉर आइडियल गैस। याद रखिएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। आगे बात करेंगे स्लोप, जब कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल। अभी आप बोलोगे कि ये तो आइसोथर्मल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल आइसोथर्मल जैसा ही दिख रहा है। एक्चुअल में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ये हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा आपको, लेकिन हाँ जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के स्लोप में डिफरेंस होता है। सो दिस इज PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप ये ग्राफ देख रहे हो, एरो का डायरेक्शन अगर इस तरह से, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर एक्सपेंशन, और अगर आप एरो रिवर्स कर दोगे सो दिस विल बी एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल इसलिए बेटा क्योंकि हम लोग इक्वेशन दे रहे हैं। अगर आप किसी प्रोसेस की इक्वेशन दे रहे हो, इसका मतलब है द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रोसेस PV की पावर गामा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है हर हालत में, हर सूरत में, वरना मैं इक्वेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस की
कोई इक्वेशन नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम है। प्रोसेस इतनी तेजी से हुआ कि कैसे वेरिएबल्स चेंज हुए, प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन था, वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या रिलेशन था, ये बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमें प्रोसेस की जानकारी नहीं होती है। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन दे रहा हूं पीवी की पावर गामा, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, राइट। ठीक है, ये तो बात हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस की। इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे जब आइसोथर्मल से इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन 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 अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है लेकिन इररिवर्सिबल है, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो नेक्स्ट लिखते हैं इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो मैंने देखा है इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि नेवर अप्लाई, नेवर यूज, दिस इज कॉशन, ओके, नेवर यूज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेवर यूज दीज रिलेशन, नेवर यूज द अबव रिलेशंस इन इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये गलती कभी मत करिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए, और सिली मिस्टेक। और अगर ऑप्शन वाले हैं तो देखो आप क्वेश्चन फ्रेमर कितना शार्पली पहला ऑप्शन वही रखेगा कि बच्चे ने इसको यूज किया इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसका कोई आंसर आया, उसको पहला ऑप्शन रखेगा, ताकि बच्चे को ऑप्शन मिला, पहला ही दिख रहा है तो बच्चे को लगता है हाँ बिल्कुल यही परफेक्ट आंसर होगा, और यहीं वो सिली मिस्टेक गलती करता है कि ये आंसर ये एक्चुअली यूज ही नहीं कर रहे हैं इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो फिर करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है वो मैं बात करता हूं, अगले पेज पे करेंगे, यहां तो जगह कम है। बेसिक रिलेशन तो वही बेटा, वो du इज इक्वल टू dw। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। प्रोसेस एडियाबैटिक है तो कैसा भी एडियाबैटिक हो, dq की वैल्यू या q की वैल्यू तो 0 ही होगी, है ना। कैसा भी एडियाबैटिक हो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो, हीट एक्सचेंज तो वो 0 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब मैंने लिखा du इज इक्वल टू dw। अब आगे जो भी करने जा रहे हैं प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, du इज इक्वल टू dw, इसको एक बोर्ड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, du इज इक्वल टू dw, du की वैल्यू आइडियल गैस के लिए ही बात कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में अभी भी आइडियल गैस है। du की वैल्यू हमेशा ही आइडियल गैस के लिए n CVm/dt होती है, और dw की वैल्यू चूंकि प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो ये होगा -P एक्सटर्नल इंटू dV, -P एक्सटर्नल इंटू dV। ठीक है बेटा, ये होगा प्रोसेस इररिवर्सिबल एडियाबैटिक है। ठीक है बेटा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, मानते हैं कि CVM की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सो दिस इज वी आर एज्यूमिंग, तो मैं ये लिख सकता हूं n CVM T2 - T1 इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 - V1, है ना। n CVM T2 - T1 इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 - V1। अब V2 को मैं लिख सकता हूं आइडियल गैस इक्वेशन से nRT2 अपॉन P2, चलिए लिखते हैं। सो दिस इज n CVM T2 - T1 is equal to -P external, this is nRT2 upon P2 minus nRT1 upon P1. So this is the relation which relates T2 with all the other variables जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। यहां से T2 फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। अक्सर एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप फाइनल टेम्परेचर पता कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपका एम एक्चुअली यही होना चाहिए कि किसी तरह से मुझे फाइनल टेम्परेचर पता चल जाए। n CVM T2 - T1 की वैल्यू -P एक्सटर्नल nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1 आ गई। अब यहां पे n और n तो कैंसिल हो रहा है, देखो n तो कैंसिल कर दिया, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, CVM की वैल्यू बच्चे क्या है, R अपॉन गामा -1, ये हमें अच्छे से पता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं R अपॉन गामा -1 T2 - T1 इज इक्वल -P एक्सटर्नल, और
ये R आप बाहर ले लो, R बाहर ले लो, T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1, R भी गया, R भी गया। और फाइनली अब जो आपके पास बचा है वो है 1 अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये याद रखो du इज इक्वल टू dw। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखो du इज इक्वल टू dw। du आइडियल गैस के लिए NCVM dt होता है, dw माइनस p एक्सटर्नल dv होता है। सो दिस इज माइनस p एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है बेटा, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब अगर P एक्सटर्नल क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं गिवन होता है बच्चों तो क्या करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, मन में रिकॉल करिए। अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग फाइनल प्रेशर P2 के बराबर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सो लेट अस राइट दिस। अगर P एक्सटर्नल दिया हुआ था, यू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट T2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको T2 मिल जाएगा। लेकिन 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 इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, if P external is not given, then P external को हम मानेंगे किसके बराबर, P2 के बराबर, है ना। assumption, ये एक कन्वेंशन है जो कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं, हमें ये करना ही पड़ेगा, करना ऑब्वियस है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हुआ तो हम ये मान रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर है और फाइनल प्रेशर पे जाके रुक जाएगी सिस्टम। ठीक है, तो ये P2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, अब आपको मिलेगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा माइनस T2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P2 अपॉन P1 इंटू T1। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। जैसा मैंने पहले बोला, याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक याद रखो, बेसिक ये चीज है बेटा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं। अब अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आता है तो आप फाइनल टेम्परेचर इन रिलेशन से फाइंड करोगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, यूज दीज इक्वेशंस, यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर T2 इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये रिलेशंस को यूज करना अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो, और अगर रिवर्सिबल है तो फिर पीछे वाले रिलेशन, पीछे वाले पेज पे चलते हैं, वहां पे भी लिख देते हैं। इसका मतलब है आप इन वाले रिलेशन देखो, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चों, तो आप फाइनल टेम्परेचर यहां से और यहां से पता करिएगा। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, प्लीज ये गलती मत करिएगा। और अगर रिवर्सिबल नहीं है तो आपको ये रिलेशंस आपके सामने है ना, ये वाले रिलेशंस। ठीक है, सो दिस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या कोई ग्राफ बना पाएंगे हम लोग बच्चों? नहीं बना पाएंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस की कोई इक्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन वर्क के लिए अगर मुझे वर्क निकालना है तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 को हमने आपको बताया था कि अगर P एक्सटर्नल P2 के बराबर है तो आप स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू फाइनल प्रेशर, जैसा कि हर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक या इनफैक्ट हर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बनाते हैं, वैसा ग्राफ बना सकते हैं। पर एग्जैक्ट नेचर ऑफ कर्व हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कुछ बातें यहां पे और करेंगे बच्चों। एक बात और, अब ये जो फाइनल टेम्परेचर T2 है, ये रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में किस तरह से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, कहां कम आएगा, कहां ज्यादा आएगा फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक देता हूं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज करके, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करेंगे और फिर आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे वीडियो को चालू करके। ठीक है, चलो, ओके। सो द क्वेश्चन इज, लिखिए फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 1 मोल ऑफ अ नॉन लीनियर पॉलीएटमिक के बजाय ट्राईएटमिक कर लो, बेटर है। चलो, 1 मोल ऑफ अ नॉन लीनियर ट्राईएटमिक गैस
और गैस जब तक बोला ना, गैस को हमेशा क्या मानोगे बेटा, आइडियल मानोगे। गैस को हमेशा क्या मानोगे, आइडियल मानोगे। 1 मोल ऑफ अ नॉन लीनियर ट्राई एटमिक गैस इज expanded adiabatically from 16 atm 300 Kelvin to 1 atm, right? So non-linear triatomic ideal gas 1 mole is expanded from 16 atm 300 Kelvin to final pressure of 1 atm, right? Okay, now find final temperature, work involved if first the process is reversible, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो, और दूसरा द प्रोसेस इज इररिवर्सिबल, और तीसरा है इफ द प्रोसेस इज प्री एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन, ये आपके लिए एक नया प्रोसेस होगा। इसको हम लोग अभी क्वेश्चन को करते वक्त ही पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर करेंगे बेटा, और मुझे आपसे सही आंसर चाहिए। और अगर वर्क का आपको आंसर निकालना है तो कोई जरूरत नहीं, आपको आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, आप आर के टर्म्स में आंसर निकाल लो। चलो मैं इसको करने जा रहा हूं, आप प्लीज देखिए कि आपका आंसर वही आ रहा है कि जो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। So let's start with first one. The process is reversible adiabatic process. अगर है तो फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है बेटा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं इसको। चलो बच्चे, पहला, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और मुझे फाइनल टेम्परेचर पता करना है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मुझे दिया हुआ है। इसका मतलब है मुझे यूज कर लेना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आइडियल गैस दी हुई है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोला गया है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोला गया है, ठीक है बच्चे। अब चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, T1 की पावर गामा अपॉन P1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 की पावर गामा अपॉन P2 की पावर गामा -1। चलो बताओ गामा की वैल्यू, नॉन लीनियर ट्राई एटमिक आइडियल गैस, नॉन लीनियर ट्राई एटमिक आइडियल गैस। बच्चों सीवीएम की वैल्यू याद हो गई होगी अब तक, जल्दी से बताइए मेरे साथ साथ। सीवीएम की वैल्यू कितनी आएगी, 3R आएगी, और सीपीएम कितना आएगा बच्चे, सीपीएम आएगा 4R, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, है ना। गामा की वैल्यू बेटा 4/3। चलिए बच्चों, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। T1 कितना था बच्चे, 300, राइट। सो 300 की पावर 4/3 अपॉन P1 is 16 की पावर 4/3 - 1 is 1/3, 16 की पावर 1/3 इज इक्वल टू T2 की पावर 4/3, हमें पता करना है T2, अपॉन फाइनल प्रेशर P2 की पावर 4/3, 1 की पावर 4/3 -1 गामा -1, सो दिस इज 1/3। क्या आने वाला है, यहां से जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं। T2 की वैल्यू आ रही है 300 इंटू 1/16 की पावर 1/4, ये आ रही कि नहीं आ रही। 16 की पावर 1/4, 2 की पावर 4 का 1/4, दिस इज 2, सो दिस इज 150 केल्विन। ये आ गया फाइनल टेम्परेचर, पहले वाले पार्ट का फाइनल टेम्परेचर इज 150 केल्विन। बच्चों फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर कंसीडर करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 150 केल्विन, ठीक है। ओके, एक बार फाइनल टेम्परेचर मेरे पास आ गया तो सब कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है Q है 0, Q अगर 0 है तो डेल्टा U ही W के बराबर होगा, और डेल्टा U और कुछ नहीं है बल्कि n CVM डेल्टा T है। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CVM की वैल्यू 3R है, और डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल है 150 माइनस 300 इनिशियल, so T2 minus T1, this is 300, this is minus 150, और जो W आ जाएगा बेटा, W आ जाएगा
माइनस 450 आर, ठीक है, आर के टर्म्स में मैंने लिख दिया। तो दिस इज माइनस 450 आर। माइनस इसलिए आया है क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क का साइन नेगेटिव आएगा, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में बोला था। केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन में अंतर है बेटा। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा बच्चे। डब्ल्यू की वैल्यू हो गई माइनस 450 आर, ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल देन व्हाट, देन व्हाट। प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो क्या ये रिलेशन यूज करेंगे T2 पता करने के लिए? द आंसर इज क्लियर, नो, नहीं यूज करोगे। फिर क्या करेंगे, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स, एकदम बेसिक को स्टिक करते हैं। चलिए बेटा, तब तक आप लिखिए, मैं पानी पीता हूं। चलो अगले पेज पे। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्या करेंगे? सेकेंड, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो लेट अस स्टिक टू बेसिक्स। हमें मालूम है कि अगर एडियाबेटिक है तो du की वैल्यू dw के बराबर तो होगी, या मैं लिख सकता हूं डेल्टा u की वैल्यू w के बराबर होनी है, ठीक है, डेल्टा u की वैल्यू w के बराबर, ठीक है। डेल्टा u कितना है? n CVM T2 माइनस T1 इज इक्वल टू w कितना है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1। चलिए बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। V2 माइनस V1 n CVM बच्चे, CVM कितनी वैल्यू थी? पॉली एटमिक नॉन लीनियर, सॉरी ट्राई एटमिक नॉन लीनियर ट्राई एटमिक गैस, तो CVM था 3R, है ना, सो दैट वाज 3R। T2 पता करना है, T1 300 था, इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल दिया हुआ है क्या? P एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया होता तो क्या बोलते थे, क्या करते थे? अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया हो तो क्या करते थे? फाइनल प्रेशर के बराबर मान लेते थे, मतलब P2 के बराबर, फाइनल प्रेशर P2 के बराबर। V2 होगा nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, ये आ जाएगा n इंटू 3R T2 माइनस 300 इज इक्वल टू nR तो कैंसिल हो रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूं, और ये मुझे मिल रहा है माइनस T2 प्लस P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 इंटू T1 है 300, T1 है 300, राइट, ये मुझे दिख रहा है। और nR तो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो nR तो कैंसिल करो, nR हटाओ, nR यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है 3T2 माइनस 300 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस T2, P2 की वैल्यू थी 1 और P1 था 16 ATM और 300, सो दिस इज 3T2 माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस T2। साथ साथ करते जाइए कैलकुलेशन, मेरे भरोसे मत रहिएगा। माइनस T2 उधर ले आओ तो 4T2 इज इक्वल टू 900 प्लस 300 बाई 16। जल्दी जल्दी फटाफट करो कैलकुलेशन, T2 की वैल्यू जल्दी से पहुंचिए, बताओ, मुझे करना पड़ेगा इसको कैलकुलेटर से, कितना आना चाहिए, करते हैं इसको कैलकुलेटर से, और ये आ रहा है 900 प्लस 300 बाई 16 डिवाइडेड बाई 4, 229.68, 229.68। प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, 229.68 केल्विन, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर T2 इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। बेटा सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आगे मैं एक चीज बताऊंगा, उसको ऑब्जर्वेशन भी देखिएगा। फाइनल टेम्परेचर इज 229.68 केल्विन इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। और बच्चों पिछले वाले केस में जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस था तो फाइनल टेम्परेचर था 150 केल्विन। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज आपके जेहन में, अपने दिमाग में जरा थोड़ी देर के लिए रखिएगा। फाइनल टेम्परेचर जब पहला वाला प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक हमने देखा था तो कितना आया था बच्चे, कितना आया था बेटा, वो आया था कितना, 150। और ये इनिशियल सेम था, इनिशियल दोनों के लिए कंडीशन सेम है, लेकिन इसका 229.6 है, ठीक है। अब मुझे W पता करना है तो W की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी, डेल्टा U होता है N
number of moles is 1, CBM is 3R, T2 is 229.68 minus T1 is 300. So this is the work in terms of R. जो भी आंसर आए वो इशू नहीं है, ठीक है, वो इशू नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर देखोगे बेटा कि जो वर्क का मैग्नीट्यूड होगा, चूंकि एक्सपेंशन है तो वर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो रिवर्सिबल वाले से कम आएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वाले क्लास में। आप देखिएगा जो इररिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है उसमें वर्क का मैग्नीट्यूड कम आता है और कंप्रेशन में ज्यादा आता है। यहां पे भी आप वो चीज देख पाओगे बेटा, वहां पे भी ये चीज। अब जो चीज आपको यहां पे ऑब्जर्व करनी है वो ये, जैसा मैंने अभी बोला था आपसे कि जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे थे फाइनल टेम्परेचर 150 केल्विन था। जब इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस किया हमने वही इनिशियल सिचुएशन से तो फाइनल टेम्परेचर 229.68, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है इन केस ऑफ इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एक्सपेंशन में ज्यादा आ रहा है फाइनल टेम्परेचर। अब बच्चों अगर आप दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन करना कंप्रेशन का भी करोगे ना तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा ही आएगा अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो। सो यहां से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है और वो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा बेटा। इनका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप इस चीज को प्लीज बहुत ध्यान से नोट करिएगा बच्चों। इफ इनिशियल state is same, if initial state is same, then in adiabatic process की बात हो रही है, then in adiabatic process चाहे expansion हो चाहे compression, adiabatic process अगर है so T final irreversible adiabatic is always greater than T final reversible adiabatic. Please note this reversible adiabatic and this is very important। कई बार अलग अलग जेई मेंस में, जेई एडवांस में, अलग अलग कॉम्पिटिशंस में पूछा जाता है सॉरी बच्चों, और इसका यूज बहुत जगह आता है आपको मतलब करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हमने देखा ये आप एक्चुअली दिस इज मैथमेटिकली ट्रू, this is mathematics T final irreversible adiabatic हमेशा ज्यादा आएगा T final reversible adiabatic से provided initial is same। हम स्टार्ट सेम जगह से कर रहे हैं, ये है। चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इस चीज को आप ध्यान रखोगे हमेशा, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे बेटा कंप्रेशन हो। ठीक है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, तीसरा वाला जो पॉइंट था, तीसरा वाला बच्चों क्या पॉइंट था? तीसरा वाला पॉइंट था कि अगर फ्री एक्सपेंशन है, देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, अगर यही प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन अगर है तो फिर क्या होगा? अब फ्री एक्सपेंशन बच्चों, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है आप समझो। फ्री का मतलब ये नहीं कि मुफ्त में आ रहा है, बिना पैसे के एक्सपेंशन हो रहा है, वो तो एक मतलब है ही है। फ्री इन द सेंस दैट दिस इज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। When we say free expansion, then this is expansion against vacuum, right? So what is meant by free expansion? Third part करने के लिए please note that free expansion means, free expansion का मतलब ये होता है कि expansion against vacuum, expansion against vacuum, against vacuum, against vacuum, expansion against vacuum, इसका मतलब है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे बेटा? मान लीजिए अब आपके पास इस तरह से कुछ एक सिस्टम है, आपने यहां पे एक गैस ले रखा है बेटा, और इस गैस का कुछ इनिशियल प्रेशर है और बाहर वैक्यूम है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। सो वैक्यूम का मतलब है पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है। आपने यहां पे कुछ स्टॉपर लगा रखा है, स्टॉपर्स लगा रखे हैं। स्टॉपर्स का मतलब है वो पिस्टन को रोक के रखे हुए हैं, वो पिस्टन को रोक के रखे हुए स्टॉपर लगा रखा आपने। अब आप क्या करते हो, जब आप स्टॉपर हटाओगे तो ये गैस से रिलेटेड ये जो पिस्टन है गैस के प्रेशर के कारण बहुत तेजी से भागेगा। कैसे भागेगा? बहुत तेजी से भागेगा, बाहर कोई प्रेशर नहीं है।
सो बेटा अगर मैं कोई प्रेशर नहीं है, बहुत तेजी से भागेगा, जब प्रोसेस इतना तेज होता है तो हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलता है। प्रोसेस जब इतना फास्ट होगा तो हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलता है। और जब आप फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन करें तो प्लीज ध्यान रखिएगा, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का कर रहा है इज ऑलवेज एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक का मतलब हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिला। आप खुद ही सोचो, इसको विजुअलाइज करो, बहुत तेजी से भागेगा, बाहर का प्रेशर तो जीरो है, ठीक है, हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिला है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अब एडियाबैटिक तो ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि सर आपने एडियाबैटिक में तो दो बताए, रिवर्सिबल बताओ, इररिवर्सिबल बताया, आप बताओ इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, जल्दी बताओ। यदि प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है तो वो प्रोसेस ऑब्वियसली रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये एडियाबैटिक तो है, लेकिन कैसा एडियाबैटिक है? इररिवर्सिबल। कैसा है बेटा? इररिवर्सिबल। चलिए एक बात और करते हैं। अब अगर P एक्सटर्नल ही जीरो है तो W की वैल्यू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होता है। लेकिन अगर यही जीरो हो जाए तो W की वैल्यू जीरो हो गई, वर्क की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि बाहर से तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो गैस तो कोई वर्क कर ही नहीं रही है, वर्क की वैल्यू हो गई जीरो। अब W की वैल्यू जीरो होने का मतलब है Q तो वैसे भी जीरो हो गया, क्योंकि एडियाबैटिक इररिवर्सिबल है, Q भी जीरो है, W भी जीरो है। सो आइडियल गैस के लिए या इवन फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब Q और W दोनों ही जीरो है तो डेल्टा U की वैल्यू भी जीरो है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा U का मतलब होता है NCVM डेल्टा T का वैल्यू जीरो होना। अब ऑब्वियसली NCVM तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब डेल्टा T की वैल्यू बच्चों जीरो है। डेल्टा T जीरो है मतलब कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ है, डेल्टा T जीरो है। डेल्टा T जीरो का मतलब द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब जब भी आपको फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन आए इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक, लेकिन इररिवर्सिबल, क्योंकि प्रोसेस फास्ट हो रहा है। प्रोसेस कैसा हो रहा है? फास्ट हो रहा है, इसलिए इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। सो फ्री एक्सपेंशन of ideal gas free expansion of ideal gas is isothermal as well as adiabatic। और याद रखिएगा एडियाबैटिक कैसा है? इररिवर्सिबल, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है काफी तेजी से। इररिवर्सिबल का मतलब है वो पीवी की पावर गामा, टीवी की पावर गामा माइनस वन, टी की पावर गामा माइनस टी और गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं बच्चों वहां पे, टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब रिलेशन वैलिड नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है वैलिड। क्यों? क्योंकि प्रोसेस इररिवर्सिबल है, तो ध्यान से अप्लाई नहीं करेंगे। अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा? W जीरो है, क्योंकि प्रोसेस डेल्टा T जीरो है तो इनिशियल टेम्परेचर ही फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके, रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है। फाइनल टेम्परेचर हमने देखा कि इररिवर्सिबल एडियाबैटिक में रिवर्सिबल एडियाबैटिक से ज्यादा आता है, प्रोवाइडेड इनिशियल स्टेट सेम हो, टेम्परेचर के बारे में कुछ और बातें करते हैं बेटा, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। लेकिन हाँ एक चीज फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को कंपेयर करेंगे, वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस को, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर से कुछ जरूरी बातें कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सो यहां पे कुछ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग का मतलब है कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एक्सपेंशन होगा, चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे वो इररिवर्सिबल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टी फाइनल हमेशा इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। क्यों? कूलिंग हो रही, मतलब गैस ठंडी हो रही है। सो टी फाइनल इज लेस देन टी इनिशियल, दैट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग है। और बहुत ऑब्वियस है बेटा, एक्सपेंशन अगर हमें मालूम है कि वर्क कितना होगा, वर्क डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा। और डेल्टा यू आपको मालूम है एक्सपेंशन में वर्क कैसा होता है, एक्सपेंशन में वर्क होता है नेगेटिव, एक्सपेंशन में वर्क होता है नेगेटिव, NCVM
डेल्टा टी T2 माइनस T1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब है कि T2 की वैल्यू T1 से कम है, यही तो मतलब है। तो कूलिंग हुई। और अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, सो एडियाबैटिक कंप्रेशन में बच्चे क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में कॉजेज हीटिंग, मतलब T फाइनल की वैल्यू ग्रेटर देन T इनिशियल। बहुत ऑब्वियस है क्योंकि कंप्रेशन है, सो डेल्टा U हमें W के बराबर मालूम है और ये आएगा पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क आता है पॉजिटिव। और डेल्टा U जो कि N CVM T2 माइनस T1 है, और यदि इसकी वैल्यू आ रही पॉजिटिव तो इसका मतलब है T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी। T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, ये तब है जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन जब भी होगा तो हीटिंग होगी, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी, राइट। चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो। हाँ, इररिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल के मुकाबले ज्यादा आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस को, उसको समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो मैं काम करता हूं अगले पेज पे, सो यहीं पे हेडिंग लिख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो ठीक है। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर मुझे कंपेयर करना है तो आइसोथर्मल में ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। हाँ, एडियाबैटिक में जरूर टेम्परेचर चेंज होता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो कूलिंग होगी, और अगर कंप्रेशन है तो हीटिंग होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। एक चीज, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल गैसेस के लिए हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए। सो आपको मालूम है कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो पीवी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होती है अगर प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल, और पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है अगर प्रोसेस कैसा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्योंकि हम रिवर्सिबल को ही कंपेयर कर रहे हैं तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। यहां से बेटा अगर मैं इसको बनाता हूं, सो ऑब्वियसली इसका भी ग्राफ हम लोगों ने कैसे देखा था, हाइपरबोलिक, इसका भी ग्राफ कैसा देखा था, हाइपरबोलिक। लेकिन अगर P वर्सेस V ग्राफ है बेटा, P वर्सेस V, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा होगा, अगर मैं एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करता हूं, एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करता हूं बेटा, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, चलो जल्दी से बताओ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बेटा इसका स्लोप ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं कि क्या स्लोप का मतलब dp अपॉन dv की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, फॉर अ गिवन p एंड v, फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट किसके लिए स्लोप ज्यादा होगा, ये हमें देखना है। dp अपॉन dv की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल तो pv इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट है, सो इसको मैं लिख सकता हूं P dv प्लस V dp इज इक्वल टू 0, और dp अपॉन dv की वैल्यू हो जाएगी, dp अपॉन dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस p बाई v, माइनस p बाई v। सो फॉर अ गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम स्लोप इज माइनस p अपॉन v, दिस इज dp अपॉन dv, सही है ना, दिस इज dp अपॉन dv, ठीक है। अब एडियाबैटिक की अगर मैं बात करूं, एडियाबैटिक के लिए हमने लिखा था पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से जो dp अपॉन dv आएगा तो आप v की पावर गामा माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा v, सो यह आ जाएगा देखो गामा p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0, और यहां से जो dp अपॉन dv की वैल्यू आएगी, dp अपॉन dv की वैल्यू आएगी, dp अपॉन dv की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v। इसका यह मतलब है कि स्लोप के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फॉर अ गिवन p एंड v वैल्यू,
किसका वैल्यू ज्यादा होगा बेटा? ये एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है तो अब एक काम करते हैं, एक ही पी वर्सेस वी ग्राफ पे, सॉरी बच्चों, पी वर्सेस वी ग्राफ पे दोनों ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। दोनों ग्राफ का मतलब है आइसोथर्मल एडियाबेटिक दोनों। तो मान लीजिए ये रहा आइसोथर्मल, ये रहा आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। सो ये रहा एडियाबेटिक ग्रीन में, ठीक है, और व्हाइट में रहा आइसोथर्मल, ये रहा आइसोथर्मल। किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? एडियाबेटिक का या आइसोथर्मल का? एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा सिंपल सा है, और आप इसको अब कैसे भी, जैसे अब इसमें बहुत से लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, पर मैं तो सिर्फ एक ही चीज बताता हूं और एक चीज से क्लियर हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलो इनिशियल स्टेट सेम है और फाइनल स्टेट में अगर डिफरेंट रखता हूं, एक रास्ता है मेरे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक जाने का, एक्सपेंशन करते हैं चलिए, और दूसरा रास्ता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, कहां पे प्रेशर ज्यादा, सब यहीं से कंपेयर कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन अगर, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक एग्जांपल बेटा, लेट्स एक्सपेंड, सो एक्सपेंशन टिल सेम फाइनल प्रेशर तक एक्सपेंशन करते हैं, और फाइनल प्रेशर सेम होना चाहिए। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V। इनिशियल वही है, मान लो ये इनिशियल है, दोनों के लिए सेम था। एक प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल और दूसरा प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं टिल सेम फाइनल प्रेशर, तो चलिए फाइनल प्रेशर की वैल्यू सेम रख लेते हैं। ये रहा मेरा फाइनल प्रेशर, ये P फाइनल सेम। एक प्रोसेस मुझे करना है किस तरीके से, कौन से तरीके से? एक प्रोसेस है आइसोथर्मल और दूसरा है कौन सा? दूसरा है एडियाबेटिक। ये रहा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये रहा V फाइनल, ये मेरा V फाइनल आ गया आइसोथर्मल के लिए। और अगर मुझे इसी पे एडियाबेटिक का बनाना होगा तो एडियाबेटिक का ऐसे बना लूंगा कुछ इस तरह से। ये रहा V फाइनल एडियाबेटिक, नीचे वाला जो कर्व है ये एडियाबेटिक का है बेटा, ये एडियाबेटिक का है, और ऊपर वाला किसका है? आइसोथर्मल का है। इसका मतलब जब एक्सपेंशन होता है तो एडियाबेटिक का कर्व नीचे होता है, और एक्सपेंशन होता है तो एडियाबेटिक का कर्व नीचे और आइसोथर्मल का ऊपर। और वो यहां से, मतलब आप समझो ना, इस चीज को समझना बेटा, ये पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों के लिए कंडीशन सेम है। अब अगर एक्सपेंशन करना है तो इस पॉइंट से आगे बढ़ो, इस पॉइंट से आगे बढ़ो, राइट साइड में जाओ, इस पॉइंट से आगे बढ़ो। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है, तो कौन सा कर्व नीचे आएगा? एडियाबेटिक। तो इसमें रटना है ही नहीं कुछ। और अगर कंप्रेशन है तो इनिशियल तो ये दोनों के लिए सेम है, कंप्रेशन मतलब फाइनल वॉल्यूम कम करना है, फाइनल वॉल्यूम कम करना है तो कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक ऊपर है, आइसोथर्मल नीचे हो गया। कुछ भी इसमें रटने वाला नहीं, बस एक चीज याद रखो बेटा कि एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। तो ये बच्चों, ये सारा सब कुछ था एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। जो जो गलतियां कर सकते थे बच्चे, वो सारी गलतियां मैंने आपको बताई। थ्योरी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, अब आपको करनी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, मैं आज के लिए बोलूंगा थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे।